इस वीडियो में मैं तंत्रिका तंत्र की संरचना का परिचय देने जा रही हूँ। तंत्रिका तंत्र को दो मुख्य संरचनात्मक भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से मस्तिष्क से बना होता है जो सिर में स्थित होता है, और मेरुरज्जु जो रीढ़ की हड्डी में स्थित होती है। ये रीढ़ के साथ चलने वाली लंबी पतली नली जैसी संरचना होती है। अब मस्तिष्क को कई भागों में विभाजित किया गया है। इस परिचयात्मक चर्चा के लिए मैं इनमें से कुछ मुख्य भागों का उल्लेख करूंगी। यहाँ हम मस्तिष्क को बाईं ओर से देख रहे हैं। ये ऊपर का पूरा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। प्रमस्तिष्क जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा और ऊपरी भाग है। अब यदि हम ऊपर से देखें जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तो आप नीचे के भागों को नहीं देख सकते हैं। आप केवल प्रमस्तिष्क को देख सकते हैं और आप देखेंगे कि ये बाएं और दाएं दो हिस्सों में विभाजित है। इन हिस्सों को हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध यानी गोलार्ध के आधे भाग। इसमें एक बायां और एक दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है। अब इस चित्र में हम वास्तव में मस्तिष्क के मध्य भाग को देख रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हमने मस्तिष्क को इस दिशा में काट दिया हो और बाएं और दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध को अलग कर दिया हो। तो यहाँ हम बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध को देख रहे हैं, लेकिन हम इसे इस दिशा से देख रहे हैं और हम देख सकते हैं कि ऊपर का ये पूरा भाग प्रमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क गोलार्ध का एक हिस्सा है, और फिर नीचे का भाग जो छोटा है इसे हम दो अन्य भागों में विभाजित करते हैं। और ये वो भाग है जो नीचे मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, और इस भाग को मस्तिष्क स्तंभ कहा जाता है। फिर मस्तिष्क स्तंभ को भी तीन छोटे भागों में विभाजित किया गया है। मस्तिष्क स्तंभ का सबसे ऊपरी भाग जो प्रमस्तिष्क से जुड़ता है मध्य मस्तिष्क कहलाता है। मध्य मस्तिष्क के नीचे का भाग पॉन्स कहलाता है, और पॉन्स के नीचे का भाग जो वास्तव में मेरुरज्जु से जुड़ता है उसे मेड्यूला या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। और मस्तिष्क का अंतिम भाग, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, ये बड़ा भाग जो मस्तिष्क स्तंभ के पीछे और उससे जुड़ा हुआ होता है, इसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। अब कभी-कभी मस्तिष्क संरचनाओं को उनके नामों से संदर्भित किया जाता है जो भ्रूण में उनके विकास के दौरान होते हैं। यहाँ मानव भ्रूण का चित्र है और इसमें मस्तिष्क विकसित हो रहा है, और ये सबसे अगला भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है, या इसका एक लंबा नाम प्रोसेंसेफेलॉन है। इस अग्र मस्तिष्क के पीछे का भाग मध्य मस्तिष्क कहलाता है और इसका एक लंबा नाम मीजेंसेफेलॉन है। और फिर मध्य मस्तिष्क के पीछे का भाग पश्च मस्तिष्क कहलाता है और इसका भी एक लंबा नाम है जिसे हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। तो अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क बनेगा, मध्य मस्तिष्क बनेगा जो मस्तिष्क स्तंभ के शीर्ष भाग का हिस्सा है, और फिर पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क के बाकी हिस्सों से विकसित होगा, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। तो यदि आप मस्तिष्क की संरचना को इन नामों से संदर्भित करते हुए सुनते हैं, तो ये जान लें कि ये नाम भ्रूणीय तंत्रिका तंत्र के विकास से आए हैं। यहाँ मेरुरज्जु का एक चित्र है। ये एक प्रकार की लंबी नली है जो रीढ़ की हड्डी के साथ नीचे की ओर चलती है। मेरुरज्जु से कई संरचनाएं निकलती हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगी। तो ये वो भाग है जो मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, और जो कुछ भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है उसे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र में रखते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये शरीर के केंद्र में स्थित होता है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पूरे शरीर में फैलता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की संरचनाओं से बने होते हैं। पहला है तंत्रिकाएं। ये लंबे और धागे जैसे संरचनाएं हैं जो पूरे शरीर में फैली होती हैं। तंत्रिकाएं तंत्रिक कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन के अक्ष तंतु को ले जाती हैं। दूसरी मुख्य संरचना को गुच्छिका यानी कि गैंग्लियन कहा जाता है।
गैंग्लिया वो गांठें हैं जो तंत्रिकाओं से जुड़ी होती हैं और इनमें तंत्रिक कोशिकाओं के सोमा होते हैं। अब मैं इसे मेरुरज्जु के इस चित्र में थोड़ा अलग तरीके से दर्शाती हूँ, जहाँ से तंत्रिकाएं निकल रही हैं। तो यहाँ एक गुच्छिका है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र के कुछ तंत्रिक कोशिकाओं के सोमा को समाहित करती हैं, और ये तंत्रिकाएं जो इन तंत्रिकाओं से गुजर रही हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जानकारी ले जाएंगी। तो वो इस तरह से जानकारी बाहर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती हैं। जब वो ऐसा करती हैं तो हम उन्हें अभिवाही तंत्रिक कोशिकाएं यानी कि एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। अभिवाही तंत्रिक कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जानकारी पहुंचाती हैं। अब दूसरी तंत्रिक कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके अक्षतंतु जानकारी को विपरीत दिशा में ले जाते हैं। वो जानकारी को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बाहर परिधि के ओर ले जाते हैं, और जिन तंत्रिक कोशिकाओं के अक्षतंतु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जानकारी बाहर ले जाते हैं उन्हें हम अपवाही तंत्रिक कोशिकाएं यानी कि इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। अब इन तंत्रिकाओं में से कई पूरे शरीर में फैली होती हैं और इन्हें आप कई अलग-अलग तरीकों से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पर इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहली है कपाल तंत्रिकाएं जो खोपड़ी या क्रेनियम से बाहर निकलती हैं। तो ये तंत्रिकाएं मुख्य रूप से मस्तिष्क से निकलती हैं और खोपड़ी के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच अपने रास्ते पर गुजरती हैं। या फिर परिधीय तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं हो सकती हैं, और ये मेरु रज्जु से निकलती हैं और रीढ़ के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच अपने रास्ते पर गुजरती हैं। मैं इनमें से कुछ का चित्र बना रही हूँ, लेकिन वास्तव में ये कई होती हैं। ये शरीर में दोनों ओर जोड़ी में होती हैं, और कपाल तंत्रिकाओं की 12 जोड़े होते हैं और मेरु तंत्रिकाओं के 31 जोड़े होते हैं। अब यदि हम मेरु रज्जु के अपने चित्रों पर वापस जाएं, तो हम देख सकते हैं कि मेरु तंत्रिकाएं वास्तव में इन दो भागों से बनती हैं, जिन्हें मेरु तंत्रिका मूल यानी कि स्पाइनल नर्व रूट्स कहा जाता है। इनमें एक मूल सामने होता है और दूसरा पीछे की ओर। और इस चित्र में हम पीछे से देख रहे हैं तो यहाँ पीछे की मूल है जिसमें गैंग्लिया होते हैं। और जिस तरह से ये मेरु तंत्रिका मूल कार्य करते हैं वो ये है कि अभिवाही तंत्रिक कोशिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जानकारी लाती हैं वो पीछे की मूल से गुजरती हैं, और अपवाही तंत्रिक कोशिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बाहर जानकारी ले जाती हैं वो मेरु तंत्रिका मूल के सामने वाले हिस्से से यात्रा करती हैं। इसके बाद ये मेरु तंत्रिकाओं में एक साथ मिल जाती हैं। इसलिए इन्हें मिश्रित तंत्रिकाएं कहा जाता है, क्योंकि इनमें आमतौर पर अभिवाही और अपवाही तंत्रिक कोशिकाओं का मिश्रण होता है। अब जब इनमें से कोई भी तंत्रिका अपने समीपस्थ यानी कि प्रॉक्सिमल मूल से यात्रा करती है, यहाँ समीपस्थ का अर्थ है शरीर के केंद्र के निकट, और अपने दूरस्थ यानी कि डिस्टल सिरों की ओर बढ़ती है, जहाँ दूरस्थ का अर्थ है शरीर के केंद्र से दूर, तो ये तंत्रिकाएं बार बार शाखाओं में विभाजित होती हैं। तो ये शाखाएं बनती हैं, फिर और शाखाएं बनती हैं, और फिर और छोटी छोटी शाखाएं बनती हैं। ये प्रक्रिया जारी रहती है क्योंकि इन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है और पूरे शरीर में फैलना होता है। तंत्रिकाओं के समीपस्थ भाग जो उनके मूल के निकट होते हैं आमतौर पर बड़े होते हैं और इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप दूरस्थ तंत्रिकाओं तक पहुंचते हैं जो कई बार शाखाओं में विभाजित हो चुकी होती हैं, ये सूक्ष्म हो जाती हैं। ये सूक्ष्म तंत्रिकाएं पूरे शरीर में फैल जाती हैं और पूरे शरीर को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती हैं। और ये बात लगभग सभी कपाल और मेरु तंत्रिकाओं के लिए सही है। ओह, मैं लगभग भूल ही गई। यहाँ मेरे पास कपाल तंत्रिकाओं का एक और चित्र है। यहाँ मस्तिष्क का एक चित्र है जिसे नीचे से ऊपर की ओर देखा गया है, और ये सभी लंबी धागे जैसी संरचनाएं जो मस्तिष्क से बाहर निकल रही हैं कपाल तंत्रिकाएं हैं। ये मस्तिष्क से बाहर और खोपड़ी से होकर परिधि की ओर जाती हैं। मैं यहाँ सभी को नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन इन कपाल तंत्रिकाओं में से कई खोपड़ी के माध्यम से गुजरती हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र की संरचना का एक संक्षिप्त परिचय है।
इसमें और भी बहुत कुछ है निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ आपको एक परिचय देना चाहती हूँ और हम बात के वीडियो में और अधिक विवरण में जाएँगे।